SARE Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SARE Foundation for the Blind. अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमने मोटर वर्ब्स पढ़े थे, उसके बाद फिर हमने एनालॉजीज को देखा था, पेरो वर्ड्स को देखा था, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो देखी थी। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, और कुछ रिलेटिव कंजंक्शन के जुमले होते हैं, नीदर नॉर, इधर और, वेदर। ये आपको जुमले खासतौर पे कहीं आपको ये लाजमी वैसे पार्ट आता होता है सेंटेंस करेक्शन वाला पीपीएससी एफपी वहाँ पेपर में, तो वहाँ के ऊपर जो ये कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन होती है, इसके सेंटेंसेस आते हैं। तो बेसिक सम रूल्स अगर आप समझ लेंगे तो आपको उनकी करेक्शन करना आसान हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसमें, इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं सवाल हो तो आप बगैर किसी तामुल के उसी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम अपनी क्लास का पार्ट बी नहीं करेंगे, यानी जो हम वोकैबुलरी करते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वोकैबुलरी ऑलरेडी बहुत सारी कवर कर चुके हैं। हमने इडियम्स कवर कर लिए हुए हैं, हमने प्रोवर्ब्स कवर कर लिए हुए हैं, हमने सिनोनिम्स कवर कर लिए हुए हैं, एंटोनिम्स कवर कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो पीछे फ्रेजल वर्ब्स ही रह गए हैं, तो इसलिए आज हम पार्ट बी नहीं कर रहे, हम जो ग्रामर का पोर्शन है यही सारा कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जिन डिपेंडेंट क्लॉजेज एक से ज्यादा हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कंडीशन लगा के बात हो रही थी, एक के साथ बात हो रही थी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार तरीके से आते हैं, ऐसी चार टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहले टाइप को कहते हैं जीरो कंडीशनल, फिर होते हैं फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ठीक है, इन तमाम कंडीशंस के अंदर आपको जो जुमले आएंगे वो इफ के साथ ही आएंगे। इफ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा क्या। ठीक है, तो पहली जो जीरो कंडीशन है वो ऐसे सेंटेंसेस होती है जिसके अंदर इफ कंडीशन के साथ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही होती है। ऐसे सेंटेंस के अंदर जो फैक्ट होता है वो बयान हो रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ if it rains, if it rain, या क्या इसका नाम है, इसी तरीके से, हाँ, if earth revolves around the sun, it causes rotation of years। ठीक है, यानी फैक्ट बयान करो ना। और आपको हमने जब टेंसेस पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो फैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान हो रहे थे। तो जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके अंदर इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और जो इसके बाद सेकंड क्लॉज होती है, ठीक है, उधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ही होता है। यानी आपके पास जो उनकी पहली क्लॉज होगी, इस वाली क्लॉज, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कोई फैक्ट क्या का बयान हो रहा होगा, और जो दूसरी क्लॉज होगी उसके अंदर भी उस यानी फैक्ट के हवाले से फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, if earth revolves around the sun, if earth revolves around the sun, it causes rotation of years, yeah, if it causes shift of years, यानी
जिस तरह उसके मतलब रोटेशन होती है अर्थ की, उससे जो साल है वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक साल अगला साल नेक्स्ट साल, या इसको इसी तरीके से कहते हैं रोटेशन। इफ अर्थ रोटेट्स या इफ मून रोटेट्स इट कॉजेज शिफ्ट ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, तो इस तरह के जुमले होते हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप पहले जो फर्स्ट इफ वाली क्लॉज होती है उसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अपने अजम्पशन या एक्सपेक्टेशन का इजहार कर रहे होते हो कि भाई अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि आप इधर पहला जो मतलब हाफ होता है वो तो उधर तो प्रेजेंट डेफिनेट ही आ रहा होता है जिस तरह ऊपर वाले टेंस के अंदर आ रहा होता है, लेकिन जो सेकंड हाफ होता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो सॉरी सॉरी एक मिनट जी जी स्टूडेंट्स। अच्छा, हम इस अच्छा ये जो हम ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि जो बात हो रही होती है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बात कर रहे होते हो और इजहार कर रहे होते हो अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का, या कोई ऐसा इवेंट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो इफ इट रेन्स, तो जो सेकंड है मतलब अगर बारिश होती है तो अगली बात आप कहाँ करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई और दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, इफ इट रेन्स आई विल विजिट द मार्केट या आई विल नॉट विजिट द मार्केट। ठीक है, ये जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। जीरो कंडीशनल के अंदर हमेशा फैक्ट की बात होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। ठीक है, तो जहां यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा होगा आपके फर्स्ट हाफ के अंदर, फर्स्ट जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर, इफ वाली जो क्लॉज है उसके अंदर, तो आपने जो दूसरी क्लॉज है सेकंड क्लॉज है उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है, उसको फ्यूचर के अंदर शिफ्ट नहीं कर जाना है। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। मैं भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ इट रेन्स आई विल विजिट द मार्केट, ये कोई इफ इट रेन्स तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बस मैं एक हालत का बयान कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है। या इसी तरीके से इफ यू बोरो मी अ मनी, ठीक है, तो आगे मैं क्या कह दूंगा, आई विल रिटर्न यू आफ्टर 2 months। ठीक है, अगर तुम मुझे उधार देते हो तो मैं तुम्हें 2 महीने के बाद लुटा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर फर्क है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल जुमले। इसमें क्या होता है कि जो इफ वाली क्लॉज होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। ठीक है, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारी सेकंड क्लॉज है उधर जो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा वो वुड आएगा। ठीक है, टेंस कोई नहीं आएगा, लेकिन क्या इसका नाम है, वुड का इस्तेमाल होगा। मतलब एक टिपिकल जो टेंसेस हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे दूसरी क्लॉज के अंदर। वुड ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कल हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब जो होती है वो ज्यादातर उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं इफ आई वर्कड हार्ड, मैं क्या कहूंगा, आई वुड पास द एग्जाम या आई वुड सक्सीड। if you were on time, things would be different।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि आपकी जो इफ वाली क्लॉज होती है वहां पर जो क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, ठीक है। जिस तरह इफ यू हैड ड्रिवन कार रैश, तो क्या उसके बाद जो अगली क्लॉज होगी वहां पे क्या आएगा, वुड हैव। और जो वर्ब की वुड हैव के साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो थर्ड ही आती है, मतलब कल हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वही आती है। तो क्या क्या बनेगा, इफ यू हैड ड्रिवन कार रैश, तो क्या हो, अगला अगला क्या होगा, यू वुड हैव गॉटन एन एक्सीडेंट, ठीक है। अगर अगर तुमने तेज गाड़ी चलाई होती तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका होता, ठीक है। उम्मीद है कि मतलब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ आए होंगे। मैं लेक्चर को सिंपल रखने के लिए जो एक मिक्स टाइप की होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन आ जाती है, तो उनको कवर नहीं कर रहा क्योंकि एक तो टाइम लिमिटेड है और दूसरा चीजों को सिंपल रखने के लिए, ताकि उनको पढ़ाने के चक्कर में, उनको समझाने के चक्कर में जो ये चार आसान चीजें हैं ये भी मैं कंफ्यूज ना कर दूं, तो उनको मैं फिलहाल कवर नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन हैं क्योंकि जो यही टाइप्स हैं उसके अंदर मिक्स करती है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जो बीपीएससी एफपीएससी में सवाल आ रहे होते हैं वो इन चार में से किसी एक में आ रहे होते हैं। मैं इनको अभी रिवाइज कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। हमारे पास जीरो कंडीशनल है जिसके अंदर जो हमारी पहली क्लॉज है उधर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उसमें किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट का बयान है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था, या इसी तरीके से एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो द कलर यू हैव, या दिस वन, या जो ब्लैक, या कलर यू हैव ब्लैक, या यू गेट ब्लैक, ये कर लें। इफ यू मिक्स, वैसे जुमला बयान कर रहा हूँ, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्राउन यू गेट ब्लू, मिसाल के तौर पे। तो ये फैक्ट है ना कि मतलब अगर इन दो कलरों को मिक्स करोगे तो ये वाला कलर बन जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दोनों आएंगे। लेकिन अगर आपका आता तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन वो फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ का बयान नहीं होता बल्कि एक्सपेक्टेशन या आपकी असम्पशन या आपके इरादे का इजहार होता है, तो जो अगला जो सेकंड पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इफ इट रेन्स आई विल नॉट विजिट यू, या इफ यू डू नॉट कॉल मी आई विल नॉट सी यू, या आई विल नॉट कम टू सी यू, ठीक है। तो दूसरा बार पोर्शन क्या होगा हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट में था। फिर हमने सेकंड कंडीशनल पढ़े, वहां पर क्या है, वहां पे ये जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट का होना जरूरी है उसके अंदर जो हमारे फर्स्ट क्लॉज है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो सेकंड क्लॉज होगी उधर क्या आ जाएगा, वुड, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। और फिर हमारे पास क्या था थर्ड कंडीशनल, उसमें क्या थे कि भाई जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी और उसके बाद जो अगली क्लॉज होगी उधर क्या इस्तेमाल होगा, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस।
आपको पेपर के अंदर करेक्शन के अंदर भी आ सकते हैं कि सेंटेंस करेक्ट करें, या आपको फिल इन द ब्लैंक के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको ये यूं दे देता हूँ, इफ इट रेन्स आई डैश यू विल विजिटेड या विजिटिंग। ठीक है, तो आपने सही वर्ब का इंतखाब करना होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो हैं रिलेटिव कंजंक्शंस वाले। रिलेटिव कंजंक्शन हमने पढ़ी थी, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजेस को, वर्ड्स को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉजेस वो रिलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जो ये दो मतलब बयानात को आपस में इक्वेट कर रही होती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, जिस तरह हम ये कहते हैं ना ये होगा ना वो होगा, या इसी तरीके से या ये होगा या वो होगा। ठीक है, तो ये वाली क्या होती है, ये रिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं। पहली वाली हम देखते हैं, जिस तरह ना ये होगा ना वो होगा, तो वो क्या होता है, उधर के लिए कौन सा लफ्ज आता है, नीदर और नॉर। मिसाल के तौर पे नीदर आई विल विजिट यू नॉर ही विल। ठीक है, इसी तरीके से एक्सक्यूज मी सर, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर क्वेश्चन है तो वो एंड पे करने हैं या अभी कर सकते हैं, जैसे आपने कंडीशन करवाए हैं तो आप सज्जाद में जो हम देखते हैं अभी हमारे पास चाहे एक फ्रेज है या एक सेंटेंसेस है, दो अगर बारिश आती है तो पानी आता है, वी हैव टू सेंटेंसेस, तो अब इसमें कोई फैक्ट नहीं है, लाइक जैसे एक अपनी पहले एग्जांपल दी है, तो इसको फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फैक्ट है ना, देखिए मेरी बात नहीं, फैक्ट है ना, मिसाल के तौर पे इसको लॉजिकली देखें, ये फैक्ट ही है कि मतलब कि ज्यादा कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। ये मतलब एक फैक्ट ही है ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल अगर वो लाहौर जाता है तो मैं वापस आता हूँ, तो ये फर्स्ट, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो आपका फिर फर्स्ट कंडीशनल जो है वो आ जाएगा। ये तो यही तो मैं दोनों में फर्क आपको बयान किया, आपने इलेबोरेट किया, आपका शुक्रिया। लेकिन देखो ये जो सेकंड वाला है, ये इसके अंदर क्या होगा, जो सेकंड वाला किया है इसके अंदर पहला हाफ जो वो तो इंडेफिनेट होगा, जो दूसरा हाफ है वो फ्यूचर में चला जाएगा। ऊपर वाले में पहला हाफ भी इंडेफिनेट में रहेगा और सेकंड हाफ भी, यानी जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो ये मतलब उर्दू में भी आप इसको देखो ना, मैंने पढ़ा था कि उसमें सिर्फ वो ये बता रहे होते हैं कि दोनों जो उर्दू सेंटेंस है ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम बिल्डिंग करोगे तो कौन है वो होगी, इसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। मुझे आपके ने समझ नहीं है बाकी। देखिए जो फैक्ट होते हैं ना वो कभी भी फ्यूचर में बयान नहीं होते। ये आम जब हम वैसे भी टेंसेस कर रहे होते हैं तो जो हमारे फैक्ट्स होते हैं वो इंडेफिनिट के अंदर ही आते हैं। यानी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कभी आपने ये पढ़ा अर्थ विल रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो फैक्ट ना हुआ, ये तो फ्यूचर का इजहार हुआ ना। मतलब आप इसको लॉजिकली भी मतलब सोचो तो ये मैं तो जमीन दूसरा सर ये है कि आपने बताया कि मॉडल वर्ब्स तकरीबन अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जिसमें वो अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और जो मेरा थर्ड क्वेश्चन अभी पढ़ी तो है वुड हैव, अभी पढ़ी तो है, इसके अंदर वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं अभी। और थर्ड जी सर, थर्ड आपने बताया कि इनकी और फर्दर कैटेगरीज भी हैं, लाइक जिनमें एक्सेप्शन है वो दो तीन बता दें। हाँ, इस वो मिक्स है ना, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है कि होते वो जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो फर्स्ट सेकंड या
फर्स्ट और थर्ड ये मिक्स हो रहे होते हैं आपस में, ठीक है। एग्जाम्पल इस टाइम एग्जाम्पल मेरे इस टाइम अभी जहन में नहीं आ रही, मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा एग्जाम्पल उसकी, मुझे ना रिमाइंड करवाइएगा अगर मैं भूल जाऊँ। मैं आपको ना ग्रुप में मैं आपको ना ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल उसकी शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें होता यह है कि पहला वाला जो आप होता है वो, हाँ पहला होता है वो आपको लग रहा होता है कि यार ये जैसा मिसाल इंडेफिनेट आ रहा है, तो आपने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं इस्तेमाल किया, या पहले में पास्ट ही है, यानी वो आपको लग रहा है कि यार ये तो थर्ड कंडीशनल है, लेकिन जो सेकंड हाफ में चले गए तो वो आपको यानी वुड नहीं लगा रहे, वहां पे आप दिल लगा रहे हो या कुछ और लगा रहे हो, ठीक है। तो उसके पीछे मतलब उसको मेरा जो अपना अंदाजा ना, वो आपको लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी करनी पड़ती है उसको मतलब समझने के लिए, मतलब आप उसके रूल्स से समझने की कोशिश करोगे तो वो मुझे तो कम अज कम नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने काफी कोशिश की थी जब मैं उनको सीख रहा था, मुझे मतलब नहीं समझ आते थे। हाँ, वंस यू गेट द मास्टरी ओवर लैंग्वेज के, मतलब आपको जो मतलब आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी समझ लो कि आपका जो माइंड है, अगर आप भी लिंग्विस्टिक से हो तो आपको भी पता कि जब लैंग्वेज आप इतनी सीख जाते हो कि आपका जो ब्रेन है, माइंड है, वो खुद उसके बारे में फैसला करना शुरू हो जाता है, तो आपको ग्रामर रूल्स वैसे ध्यान में नहीं रहते, लेकिन आपको ये पता लग जाता है ये ठीक है ये गलत है, ठीक है। तो वो जो मिक्स सेंटेंसेस है ना कंडीशनल के, उनको पहचानने के लिए मतलब वो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। वो मैंने क्लास में भी इसलिए नहीं पढ़ाया कि उनको पढ़ाने का फायदा नहीं होना था, रूल्स बहुत ज्यादा है वो मेरा ख्याल है 8-10 मिनिमम, तो मतलब मैं भी रिवीजन के दौरान पढ़ गया था, ठीक है। लेकिन उन सबका का ख्याल रखना, हर दफा में उसको याद रखना बहुत औखा काम है। तो इससे बेहतर है कि मतलब आप फोकस ये करो कि आप लैंग्वेज को पढ़ो ज्यादा, उसको समझो, तो समझना कि मतलब आप उसको ज्यादा पढ़ोगे ऑटोमेटिकली वो आपके ब्रेन का हिस्सा बनती जाएगी, तो आपको उसके बारे में जजमेंट करना आसान होता जाएगा, ठीक है। अब बहुत दफा होता है कि वो ग्रामर रूल तो ज़हन में नहीं होता, लेकिन आपके जो दिमाग है वो खुद आपको बता रहा होता है यार ये ठीक है ये गलत है, रूल नहीं मुझे पता भाई। आप अक्सर ये बात करते होंगे। तो ये सिचुएशन है उसमें, इसके बारे में। अच्छा, मेरा ख्याल है हम आगे बढ़े, चलें। तो हम अभी पढ़ रहे थे कहाँ पहुंचे थे, हाँ नीदर और नोर, यही कर रहे थे ना। हाँ मेरा ख्याल नीदर नोर ही कर रहे थे। तो नेदर होता है ना ही वो और ना ही वो, ये रिलेटिव कंजक्शन इस तरह के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि आपको बाजों का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि भी किस वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। जैसे हमने पढ़े थे 2 ग्रुप बना के कि भाई आई विल दे यू होगा तो ये वाले वर्ब आएंगे, और वर्ब इस तरह आएगा, या ये वर्ब की ये फॉर्म आएगी, या ही शी इट आएगा तो वर्ब की फॉर्म इस तरह आएगी, ठीक है। ये पढ़े तो इसको कहते होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या इसका नाम है, अब अक्सर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार ये प्लूरल आएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं नीदर आई नॉर ही, अब आगे मैं विजिट लगाऊंगा या विजिट्स लगाऊंगा, यानी आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को जहन में लाएं तो उसमें क्या था, हमने पढ़ा था ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ एस और ईएस का इजाफा होता है, ठीक है। लेकिन आई विल दे यू वाला जो ग्रुप था उसके साथ इजाफा नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं। मैं आपको क्या जुमले की एग्जांपल दे रहा हूँ, नीदर आई नॉर ही, यहां मैं आके विजिट लगाऊंगा कि विजिट्स लगाऊंगा, ठीक है। तो इधर रूल थंब रूल क्या सारों ने ध्यान में रखना है, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाओगे। यानी इधर बाद वाला क्या है, ही, तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसके हिसाब से बनाना है, ही के एतबार, ठीक है। तो क्या बनेगा, नीदर आई नॉर ही विजिट्स हिम, ना ही मैं उसके पास जाऊंगा ना ही वो उसके पास उससे मिलने जाएगा या उसके पास जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यूं बना दूं नीदर आई विजिट हिम नॉर ही, अब इधर मैं क्या करूंगा, जुमला सेम है लेकिन जो नियरेस्ट है या जो
नीदर आई आ रहा है ना, मतलब उसके जो नियरेस्ट आ रहा है ना, उसके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाना है। यानी अगर नॉर के बाद आप लगा रहे होगे तो नॉर के बाद जो सा सब्जेक्ट मौजूद होगा, यानी जो बाद वाला होगा उसके एतबार से बना रहे होगे। और अगर नॉर से पहले लगा रहे हो तो नॉर से पहले जो सब्जेक्ट मौजूद है उसके एतबार से आप अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना रहे होगे। इधर क्या बनाओगे, नीदर आई विजिट, विजिट्स नहीं, नीदर आई विजिट्स हिम, ओ सॉरी विजिट हिम नॉर ही। ठीक है, तो ये आप लोगों ने भूलना नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से सेम टू सेम दूसरा जो इधर और का इस्तेमाल है, या वो। ठीक है, इधर आई विल विजिट हिम, या इधर आई विजिट हिम और ही, या इधर आई और ही विजिट्स हिम, सेम बात है। या मैं उसको विजिट करूंगा या वो। ठीक है, दोनों के अंदर रूल क्या है कि जिस सब्जेक्ट के साथ मानदा सेंटेंस आ रहा है, या यूं कर लो, जिस सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट आ रहा है, प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अलावा जितना जुमले का हिस्सा है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट आ रहा है उसके एतबार से वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है वेदर और। ठीक है, वेदर का मतलब होता है अगर, उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करें तो। अच्छा, अब इधर जो ट्रिक होता है वो बाज जुमलों के अंदर खाली वेदर आता होता है और बाज के अंदर ये और के साथ आता होता है। मिसाल के तौर पे वेदर और नॉट, क्या इसका नाम है, वेदर और नॉट आई विल टेक हिम इन द कोर्ट, वेदर और नॉट आई। अच्छा, वेदर और नॉट ही, क्या जुमला बनाऊं यार एग्जांपल के तौर पे, वेदर और नॉट ही एक्सेप्ट ही his crime I will take him in the court। ठीक है, इसी तरीके से कहीं कई जुमले होते हैं जहां खाली वेदर आ रहा होता है, वेदर और नॉट नहीं आता। ठीक है, तो कहां वेदर और नॉट आता है और कहां वेदर आता है, ये दोनों हम लिखते हुए कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और जो सवाल है वो भी इसी तरीके से आपको पेपर में आता है कि भाई यहाँ पर ये वेदर और नॉट लगेगा कि खाली वेदर लगेगा। ठीक है, इस दोनों के दरमियान ही आपसे जजमेंट करने को कहा जाता है। अच्छा, अगर तो माने अगर के ले रहे हो इसके, तो वेदर खाली आएगा। लेकिन अगर माने हम रिगार्डलेस के ले रहे हो, ठीक है, चाहे जिस हमने ऊपर डिस्कस किया कि चाहे वो अपना क्राइम एक्सेप्ट करे ना करे, मैं उसको कोर्ट में लेकर जाऊंगा। तो अगर चाहे के मानी मानी दे रहा है ना जुमले के अंदर वेदर, तो फिर वेदर और नॉट आएगा। लेकिन अगर इफ के मानी दे रहे हैं तो खाली क्या इसका नाम है, वेदर आएगा और नॉट नहीं आएगा। मुझे ना आपको एक मिनट दे, मैं आपको ना इसकी क्लियर एग्जांपल दोनों के डिफरेंस की देता हूँ। मुझे लैपटॉप चला लेने दो। एक मिनट।
अच्छा अच्छा, अगर तो मेरी बात सुने, हम इफ पढ़ रहे थे, इफ यानी इसका मतलब अगर ही होता है, लेकिन अगर उर्दू के अंदर हम कॉन्सेप्ट देखें, अगर वो क्या के मानी दे रहा है, मिसाल के तौर पे क्या आप चाहे पसंद करते हैं, तो खाली वेदर आएगा और नॉट नहीं आएगा। यानी जिस तरह हम उर्दू पूछ रहे हैं ना, क्या आप चाहे पसंद करते हैं या नहीं, ठीक है, हमारे उर्दू में तो ये चलता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर खाली वेदर आएगा और नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बरक्स अगर वो चाहे के मानी दे रहा है, चाहे ऐसा हो या ना हो, तो वहां पर वेदर और नॉट दोनों का हम लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे वेदर यू लाइक टी, ठीक है, वेदर यू लाइक टी। इसी तरीके से, और दे आर नॉट श्योर वेदर इट विल रेन टुमारो, उनको मतलब यकीन नहीं है कि क्या कल बारिश होगी। यानी अगर जुमले के अंदर क्या के माने आ रहे हैं तो आपने वेदर लगाना है, वेदर वेदर और नॉट नहीं लगाना। और अगर जुमले में चाहे ऐसा हो या ना हो, ये वाले मानी आ रहे हैं, तो आपने वेदर और नॉट दोनों इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, और यही हमारे इंपॉर्टेंट रिलेटिव कंजंक्शन के जुमले हैं, और वो उनमें जो चीज पूछी जाती है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली जी। तो आगे हम अब बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जानिब। यहां तक किसी का सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम अपनी क्लास के थर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके लिए आपने बहुत अटेंटिव रहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने हमें जो प्रेजेंट डेफिनेट में ईएस और एस और ईएस का इजाफा आपने बताया था कि करना, तो यूजुअली जो हम अमूमन अपॉस्ट्रोफी लगा के उसके बाद एस का यूज करते हैं, उसका भी सेम डेकोरम में वो यूज हो रहा रहता है या उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है? जो अपॉस्ट्रोफी एस है उसका टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, वो इजहार होता है पोजेशन का, ठीक है। यानी जिसको हम कहते हैं ना, ये उस की है, जो की के मानी दे रहा होता है ना, या उस का है, का के जो मानी दे रहा होता है वो अपॉस्ट्रोफी एस होता है। मिसाल के तौर पे मोइज कंप्यूटर, तो मोइज के बाद मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अपॉस्ट्रोफी एस होता है, एक एस होता है, स्मॉल एस इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर उल्टा कॉमा लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो ये अक्सर सेंटेंस करेक्शन में भी पूछा जाता है कि भाई मतलब वहां पर आपको जुमला दिया होता है, अपॉस्ट्रोफी एस कभी लगाया होता है, कभी नहीं लगाया होता, लगना हो तो नहीं लगाया होता है, नहीं लगना हो तो लगाया होता है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर का की के मानी दे रहा है तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है, उसका टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा कोई सवाल? और हाँ, अच्छा, अब मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज ये कर रहा था, वो जो हम वर्ब के अंदर एस या एस का इजाफा कर रहे थे, वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता, वो मतलब सिंपल जुड़ा हुआ एस या ऐसा होता है, ठीक है। 95% ऐसे ही होता है, कोई 5-6 अल्फाज, जब 5-6 अगर कंडीशन है कि भाई उसी में वो हो, तो क्या इसका नाम है, ईएस का इजाफा होता है। वो मैं आपको देख के बता दूंगा, जैसा सी एच आ रहा है एंड के ऊपर वर्ड के, तो एंड पे फिर ईएस का इजाफा होगा, इस तरह करके मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। 95% बोल के कर लें, आपका ज्यादातर एस का इजाफा ही होता है, ठीक है, और वो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता, ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे कोई सवाल नहीं है तो फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। जी स्टूडेंट, मेरा ख्याल है सवाल नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होती क्या है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप इमेजिन करें कि आप किसी को किसी की बात बता रहे हैं, अगर आप उसके अल्फाज में ही बता रहे हैं तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच, और अगर आप किसी को की बात अपने अल्फाज में बता रहे हैं तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं ही सेड,
आई विल सू यू इन द कोर्ट। अब मैंने किसी को बताया कि ही सेड, उसने कहा आई विल सू यू इन द कोर्ट, यानी मैं तुम्हें कोर्ट के अंदर सू करूंगा, यानी तुम पर केस कर दूंगा। अब ये जो ये वाले अल्फाज थे, मैं तुम पर अदालत में केस कर दूंगा, ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे, ठीक है, और ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर मैंने अपने अल्फाज में उसकी बात बयान की, यानी मैंने कहा कि उसने मुझे कहा या उसने कहा कि वो अदालत में तुम पर केस कर देगा, तो ये कि ये मेरे अल्फाज हैं, तो ये स्पीच क्या हो गई? इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी मेरे अल्फाज में जो मैं किसी की बात बयान करूंगा वो इनडायरेक्ट, और अगर उसके अल्फाज में उसकी बात बयान कर रहा हूं तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो जुमले होते हैं इनके दो पोर्शन होते हैं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे हम ये उर्दू में हम देख रहे हैं, उसने कहा, मैंने कहा, तो आगे अगली मैंने कहा और आगे आगे क्या होती है? वो बात होती है। तो जो ये पहला हिस्सा होता है ना, जिसमें हमने कहा मैंने कहा, उसने कहा, तुमने कहा, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज, और जो बात होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, अब इंग्लिश के अंदर जो दूसरे की बात अपने अल्फाज में बयान करनी है, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, या इनडायरेक्ट दूसरे की, तो इसके दूसरे की बात को उसके अल्फाज में बयान करना है, तो इस सब के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, पहला जो थंब रूल है, जो डायरेक्ट स्पीच है उसका जो पहला हिस्सा होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसके बाद कॉमा आता है। समझ आ रही है? उसके बाद कॉमा आता है। ही सेड कॉमा, कॉमा कहां पे? बी के फौरन बाद, और जो बात है वो जो उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो किस में आएंगे? इन्वर्टेड कॉमाज में, और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे, ही सेड he said I gave you money before time। मिसाल दे रहा हूं, तो he said के बाद कॉमा, फिर आई से पहले दो इन्वर्टेड कॉमाल, यानी इन्वर्टेड कॉमाल होते पर दो कॉमाल आ जाते हैं, वो आएंगे। आई फिर आएगा आई विल गिव यू मनी, सॉरी आई गिव यू मनी ऑन टाइम या बिफोर टाइम, फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमाल और फिर फुल स्टॉप। समझ आ गई? अच्छा, अब ये तो थी डायरेक्ट स्पीच के अंदर। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में जो कॉमा होता है और इन्वर्टेड कॉमा है, ये दोनों उड़ जाते हैं। जब उड़ते हैं तो वहां पर एक कंजंक्शन का हम इजाफा कर देते हैं, वो क्या है? दैट। तो क्या वो आ जाता है? ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड या दैट ही हैड गिवन यू मनी बिफोर टाइम, फुल स्टॉप। सही है? तो मेरा ख्याल है यहां तक बिल्कुल आसान से हमारे पास रूल थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये पता लग गया होगा रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अच्छा, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट में जो प्रोनाउन आ रहा होता है उसके एतबार से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है वो तब्दील हो रहा होता है। ही होगा तो आई होगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लड़की ने बात की, जिस शुरू में शी सेड आ गया है, तो जो आई होगा वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल उस एतबार से, यानी मैं बहुत ज्यादा रूल्स में नहीं आपको प्रोनाउन की तब्दीली में के रूल्स में नहीं आपको उलझाऊंगा, आपको दावत दूंगा कि आप लॉजिकली उसको समझें कि भाई प्रोनाउन की तब्दीली इधर कैसे हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी सी बेसिक समझ होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इधर प्रोनाउन कौन सा आएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको 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 मैं अभी क्लास के बाद आपको जुमले दूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको ना समझ में आ रहा हो कि भाई इधर प्रोनाउन के कौन सा प्रोनाउन आना है या प्रोनाउन की तब्दीली किस तरह होनी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सारे प्रोनाउन के रूल्स बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि बजाय कि आप रूल्स के बखेड़े में पढ़ें, आप मतलब लॉजिकली जो तब्दीली है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि रूल्स आपको बार बार देखना पड़ेंगे, लेकिन एक दफा आप समझ गए तो फिर आपको रूल्स की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, यहां तक की तो बात हो गई। एक और चीज, एक और थंब रूल ध्यान में रखें, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस तब्दील डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए तब्दील नहीं होगा। यानी मैंने कहा she says I help him, तो जो इनडायरेक्ट मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं टेंस की तब्दीली नहीं करूंगा। मैं इसी तरह कह दूंगा she says that she helps him। ऊपर जो हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी उसमें क्या टेंस था, आई हेल्प हिम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट था। तो हमने इधर भी क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा ना, शी हेल्प्स हिम। जो तब्दील किया वो क्या किया, सिर्फ प्रोनाउन। इसको लॉजिकली आप कैसे ध्यान में रखें कि जिस तरह आप उर्दू के अंदर भी बात कर रहे हैं कि उसने कहा और आगे एग्जैक्ट अल्फाज उसके दोहरा रहे हैं, जिस तरह वो कह रही है मैं तुम्हारी या मैं उसकी मदद करूंगी। तो जब आप अपने अल्फाज में उसकी बात बयान कर रहे हैं तो आप क्या इसका नाम है प्रोनाउन तब्दील करेंगे ना उर्दू में भी। मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, उसने कहा कि वो उसकी, अब ऊपर क्या था मैं, और इधर आपने जब अपने अल्फाज में बयान करना शुरू किया तो आपने खुद भी वो लगा, मतलब मैं को वो में तब्दील कर दिया। अब वो की इंग्लिश में उर्दू क्या है, या तो इंग्लिश हो सकता है, या सॉरी वो की इंग्लिश क्या है, तो या तो वो शी हो सकता है या वो ही हो सकता है। वैर फीमेल बात करिए तो हम शी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट है वो क्या बन जाएगा, शी सेज दैट। हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं। ठीक है, हटाने हैं तो क्या लगा देना, दैट। और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बयान कर देनी है, शी सेज दैट शी हेल्प्स हिम। ठीक है, कोई भी और टेंस आएगा तो आपने यहां पे तब्दीली नहीं करनी। मिसाल के तौर पे कहता हूं, आई से आई गॉट एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। अब इसको इनडायरेक्ट में मैं तब्दील कर रहा हूं, आई से दैट आई गॉट एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये कहता हूं, फ्यूचर में बात कर लेते हैं, ही विल से दे विजिट हिम, या दे विल हैव, या दे विल हैव विजिटेड हिम। यूं कर लेते हैं,
दे विल हैव विजिटेड हिम, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम कर लेते हैं। तो इसको मैं अगर इनडायरेक्ट में तब्दील करूंगा क्या करूंगा, ही विल से दैट दे विल हैव विजिटेड हिम। समझ आ गई है? इन टेंस की आप तब्दीली नहीं कर रहे। और हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि हमारी प्रोनाउन की तब्दीली भी नहीं हुई। अगर इधर आई आता तो फिर तो हो जाती, दे की तब्दीली दे में ही रहती है। ठीक है, यानी वो अगर आपको लॉजिकली ना समझ में आ रहा हो तो आपने मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा, उनको फिर आप लोगों ने याद रख लेना कि भाई दे तब्दील होगा कि नहीं होगा, आई इसमें तब्दील हो जाएगा। ठीक है, वो फिर आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगा, सारे साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें कि आप इसको लॉजिकली समझें। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो टेंस की तब्दीली नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो कंफ्यूज कर रही होती है वो, और कंफ्यूजन के साथ ये भी कंफ्यूजन होती है कि टेंस की तब्दीली सिर्फ तब होती है अगर आपका की रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। ही सेड, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर लिया, आई टोल्ड, ही सजेस्टेड। ठीक है, तो ये आएगा तो आपका जो टेंस की तब्दीली है वो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट के अंदर होगी। अब वो कैसे कैसे हो जाएगी वो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, मैं टाइम देख लूं कितना रह गया क्लास का। चलें, हमारे पास अभी 9:58 हो गए हैं। हम क्लास को 10:10 तक ले जाते हैं। 12 मिनट में हम जल्दी से एक दफा देखने की कोशिश करते हैं। इसको तफसील से हम एग्जाम्पल के साथ कल पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक थंब रूल क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा इनडायरेक्ट के अंदर, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो तो टेंस तब्दील होगा। और वो कैसे कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे आसान ध्यान में रखना, प्रेजेंट के चारों टेंस में से तो कोई भी हुआ तो वो अपने कोरोस्पोंडिंग पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक आसान सी समझ में आने वाली बात है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपने तमाम रूल जो टेंसेस के अंदर पढ़े थे वो आपके ज़हन में होने चाहिए। ठीक है, हाँ, यहां जो आपने एक चीज ज़हन में रखनी है वो यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो उसका टेंस तब्दील नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, टीचर said earth revolves around the sun। ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील नहीं करूंगा, इसी तरीके से बयान करूंगा। अगर फैक्ट नहीं है, या जिस तरह मैं कहता हूं टीचर सेड, he teaches us, तो इसको मैं किस में तब्दील कर दूंगा, पास्ट इंडेफिनिट में। टीचर सेड दैट,
ही टॉट अस, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ख्याल है ये तो अब बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया। अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी है, 10 बजे 1 मिनट हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पास्ट के। पास्ट इंडेफिनेट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का के अंदर अगर डायरेक्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनेट आ रहा है तो वो जुमला पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा, ठीक है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील होगा। पास्ट फिर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है। और जो ठीक है, मैंने अब तक आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनेट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट होगा तो वो तब्दील नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फ्यूचर के। तो फ्यूचर के अंदर क्या आता है, विल। तो विल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी आता है तो वो कन्वर्ट होगा वुड बी में। जो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आता है विल हैव, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वुड हैव में। बाकी जुमला वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो जुमला सेंटेंस का पोर्शन है वो पास में आता है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है वो इन रूल्स के मुताबिक चेंज होगा। उस टेंस अपना चेंज करेगा। मैं आपको फिर एक दफा रिवाइज करवाता हूँ। प्रेजेंट के अंदर होगा तो प्रेजेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो पास्ट होंगे उनमें तब्दील कर जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है समझने वाली। पास्ट इंडेफिनेट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अच्छा, फिर हमारे पास फ्यूचर है। तो फ्यूचर के अंदर जो विल है वो वुड के अंदर तब्दील हो जाएगा। जो विल भी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वो वुड बी के अंदर तब्दील हो जाएगा। और क्या इसका नाम है, परफेक्ट के अंदर वुड हैव आता है तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव आता है और तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, वुड हैव में। ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास जो नरेशन उसकी तब्दीली। इसके अंदर अब हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच गए और अब मैं ये चाहूंगा कि हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो वो इंशाल्लाह कल की हम क्लास में करेंगे। तो बाकी हमारे पास 4 मिनट हैं। मैं जल्दी से 4 मिनट के अंदर रिवीजन करने की कोशिश करता हूं हमारे तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो अब तक हमने पढ़ा। ठीक है। फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं या सवाल ले रहे हैं। तो कैसे कहते हैं, सवाल ले लेते हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से या क्लास के किसी दूसरे पोर्शन से कुछ सवाल हो तो आप कर लें। 4 मिनट है हमारे पास। है कोई सवाल? शाहजेब आवाज आ रही है? शाहजेब आवाज आ रही है? तो बेहतरीन आ रही है, आवाज तो बेहतरीन आ रही है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ने करना है। अच्छा चलो, मैं फिर ऐसा करता हूँ 3 मिनट के अंदर जल्दी से रिवीजन करता हूँ, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी ठीक है सर। ठीक है। लकी है स्टूडेंट्स एक तरह से, इन्हें एक्स्ट्रा टाइम कुछ ना कुछ क्लास में देने की कोशिश होती है।
चलें, क्या इसका नाम है, अब तक हमने जो पढ़ा डायरेक्ट स्पीच होती है वो बात जो आप किसी के उसी के अल्फाज के अंदर दूसरे को बता रहे होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि किसी दूसरे की बात अपने अल्फाज में जो आप बता रहे होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर को लिखने का तरीका ये होता है कि आप या यूं समझ, पहले दो पोर्शन होते हैं किसी भी सेंटेंस के, एक रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो पहला पोर्शन होता है, यानी ही सेड, आई सेड, दे सेड, ठीक है। जो बाकी दूसरा पोर्शन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है, या रिपोर्टेड क्लॉज होती है जिसमें बात होती है ही सेड आई विल किल यू, ठीक है, या आई हेट यू क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, डायरेक्ट के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसके एंड पे कॉमा आता है, और रिपोर्टेड स्पीच के शुरू और आखिर, यानी रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा खुल जाते हैं, कॉमा खत्म हो जाता है, और दैट की कंजंक्शन के साथ जुमला आता है, ठीक है। और अगली बात, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए आप प्रोनाउन तब्दील करते हो, ठीक है। ही आई होगा तो ही बन जाएगा, अगर कोई लड़की होगी तो शी बन जाएगा। इसी तरीके से और भी प्रोनाउन की तब्दीली होती है। इसको समझने के आप लॉजिक, मतलब अगर आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई ये प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होगी। नहीं होती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा वो टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट के अंदर आती है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील होगा। उसके अंदर तब्दीली वो इस तरीके से होगी कि प्रेजेंट के तमाम जुमले वो पास्ट के कोरस्पॉन्डिंग अपने जाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट को हम तब्दील कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम तब्दील कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट को तब्दील नहीं करेंगे, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। फिर हमारे पास फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर विल आता है, विल को हम तब्दील करते हैं वुड। बाकी बात उसी की उसी तरह रहती है जिस तरह पास्ट के तीनों टेंसेस के अंदर रहती है, यानी विल वुड हो, विल होता है खाली इंडेफिनिट में तो उसको वुड में हम खाली तब्दील कर देते हैं। क्या इसका नाम है, अगर हमारे पास विल भी है कॉन्टिन्यूस में तो उसको हम वुड भी में तब्दील कर देते हैं, और अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के अंदर वुड है विल हैव होता है उसको हम वुड हैव के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपको आज मैंने सारे नरेशन पढ़ाई, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कभी परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक चीज, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका टेंस तब्दील नहीं होता। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और कोई फीडबैक हो, कुछ पूछना हो तो आप सर, थैंक यू के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.